साथियों नमस्कार। सीजी टेट मैथ्स पेडागोजी के मैराथन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इकाई 2 से 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। इस यूनिट से भी पेपर 1 में 7 नंबर का 7 प्रश्न पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख के आइए। उसमें भी हम 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए टॉप 75 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो देखे थे, जो कि 7 नंबर का प्रश्न उसमें से भी पूछा जाता है। अर्थात देखा जाए तो गणित पेडागोजी से टोटल 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में यही टॉपिक रहता है यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को मिला के, लेकिन उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपको पेपर 1 के लिए देखा जाए तो पूरे 7 नंबर का तैयारी करवाएगा, जिसमें हम देखेंगे गणित सीखना, सिखाना व आकलन। इसके तहत सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, सीखना यानी समझ का निर्माण जिसे रचनावादी मॉडल कहते हैं, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं कक्षा में, रचनावाद आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। इन सभी से आए हुए बार बार पूछे गए प्रश्नों का हम मैराथन वीडियो देखने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं जो लगातार पूछा गया है। निश्चित रूप से सभी वर्ष का प्रश्न इसमें लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। बैंकिंग मॉडल आप सभी जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते तो थ्योरी क्लास देखिएगा। इसी चैनल में थ्योरी क्लास इसका बहुत ही शानदार वीडियो डला है, जो कि आप देख के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैंकिंग मॉडल मतलब जिस प्रकार बैंक में पैसा जमा किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे निकाला जाता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है बच्चों के दिमाग में ज्ञान को भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार बच्चे जो है अर्थात रटा रुटाया ज्ञान जो है बैंकिंग मॉडल के तहत आता है। अर्थात यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजी टेट 2024 पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। रचनावादी कक्षा जिसमें हम कंस्ट्रक्टिविटी को देखते हैं, बच्चों का जो सक्रिय अधिगम का बच्चे खुद करके सीखते हैं। देखा जाए तो बच्चे यह अधिगम जो है बच्चा केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित। तो देखा जाए तो इसमें इसके आधार पर वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। यही इसका एक रचनावादी कक्षा की विशेषता होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो रचनावादी मॉडल में बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर दिया जाता है, उन्हें खुद करके सीखने पर फोकस होता है। तो इसके आधार पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कूट संबंधी प्रश्न है 2024 का ही। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंधी किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है। अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है। निश्चित रूप से यदि आप थ्योरी क्लास देखे होंगे, इसका थ्योरी क्लास भी डला है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंधी किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, यह इसका राइट कथन होगा। और साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो डी भी इसका राइट कथन होगा। अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है। इसमें देखा जाए तो गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। ये बी और सी आपका कथन गलत होगा। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, क्योंकि किसी अवधारणा को सिर्फ परिभाषित करने से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए ये दोनों कथन गलत होगा। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए और डी किस में दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। केवल ए और डी सही है। इसके आधार पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है।
देखा जाए तो यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है, तो ये तो इसका गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि गलतियों को नहीं देखना है, उनके सीखने की प्रक्रिया को जानना है रचनावादी मॉडल में। तो सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, इसका राइट होगा। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, लर्निंग आउटकम को जांचता है, तो यह बिल्कुल गलत कथन है। सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, बिल्कुल राइट है। अर्थात आपका इसमें भी ए और डी सही हो जाएगा। यह भी 2024 पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देख सकते हैं, एक रचनावादी कक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन को इस रूप में देखा जाता है: सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना और सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिएगा, थोड़ा ये भी कूट संबंधी प्रश्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए सूची 1 में और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है, सही जोड़ी मिलाना है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, अभिगृहित। तो सबसे पहले बैंकिंग मॉडल को देखिए और सूची 2 में खोजिए कि बैंकिंग मॉडल का कौन सा हो सकता है। तो बैंकिंग मॉडल में देखा जाए तो पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, तो ये आपका बैंकिंग मॉडल में आ जाएगा। मतलब यहाँ जो है देखा जाए तो 3rd नंबर आएगा। रचनावादी मॉडल में जो है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, अर्थात ये आपका फर्स्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट है। वही प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है, देखा जाए तो निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन चरणबद्ध चरण तरीके से उसे जो है सीखा जाता है प्रोग्रामिंग मॉडल में, कोई भी तथ्य को। तो यहाँ देखा जाए तो ये 4th नंबर में हो जाएगा। और अभिगृहित की बात करें तो अब बचा है 2nd नंबर, तो यहाँ 2। तो इसके आधार पर आपको कौन सा जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि थर्ड पहले तो आपको बी और सी में दिखाई दे रहा है, उसके बाद लेकिन फर्स्ट किस में है, जो है दूसरे नंबर पर आपको बी में दिखाई दे रहा है, फिर 4th, फिर 2nd, अर्थात इसके आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार इसको ध्यान से समझ के बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने की तरीके को कहते हैं। तो जैसे मिलते जुलते उदाहरणों से हम एक नियम की ओर जाते हैं, अर्थात देखा जाए तो यह आगमनिक तर्क को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगमनिक तर्क। मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को आगमनिक तर्क कहते हैं। इस तरीके का प्रश्न आपको कई बार देखने को इसी में मिलेगा, अलग अलग वर्षों में, इसलिए और आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो आपका बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल, या प्रोग्रामिंग और बैंकिंग जिसमें होगा, क्योंकि बार बार करने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया या चरणों को चरणबद्ध तरीकों से चरण बाय चरण सीखने की तरीकों में भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग मॉडल होता है चरण स्टेप बाय स्टेप सीखना, जिस स्टेप को फॉलो करना, मतलब एक प्रकार का वो भी निर्देशों की एक पालन करने की प्रक्रिया होती है जो शिक्षक के द्वारा बताया गया रहता है। तो बैंकिंग और प्रोग्रामिंग इसका राइट आंसर होगा। प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल में सीखने के विशिष्ट उपकरणों में विभाजित किया जाता है जिन्हें बार बार अभ्यास के माध्यम से महारत हासिल की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें, क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें, खुलकर विचार विमर्श करें, हल किए प्रश्नों का अभ्यास करें। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो बच्चों का क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी ये हो जाएगा आपका, क्योंकि रचनावादी मॉडल का यह मुख्य जो है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव लर्निंग, और दूसरा खुलकर विचार विमर्श करें। तो ये दोनों जो है बी और सी इसका राइट होगा, क्योंकि अभ्यास कराना तो फिर वही रटने रटाने की प्रक्रिया तरफ जाना, अर्थात यह जो है आपके बैंकिंग प्रोग्रामिंग तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रचनावादी मॉडल या रचनावादी कक्षा पर फोकस किया जा रहा है। तो बी और सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह सीजीटेट 2024 पेपर 2 से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है, याद रखिएगा यह प्रश्न आए तो आप क्या डालेंगे, निगमनिक तर्क। हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए निगमनिक तर्क का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है सीखने के एक विशेष तरीकों को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम थ्योरी क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं, और अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं फिर भी आपको यहाँ पास थोड़ी छोटा सा जानकारी इसमें हम बताए हैं। तो सीखने के एक विशेष तरीकों को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया, तो पाउलो फ्रेयर ने। याद रखिएगा, पाउलो फ्रेयर ने शिक्षक केंद्रित शिक्षा को मतलब कोई आलोचना करते हुए, एक व्यंग्य करते हुए इस शिक्षक केंद्रित पढ़ाई को बैंकिंग मॉडल का नाम दिया। याद रखिएगा, सर्वप्रथम पाउलो फ्रेयर के द्वारा ही शिक्षक केंद्रित जो प्रक्रिया है उसको बैंकिंग मॉडल नाम दिया, उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण के द्वारा। 1968 में अपनी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड में फ्रेयर ने मूल रूप से शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा का पता लगाया। इस मॉडल में शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का विषय है, जबकि छात्र केवल वस्तुएं, अर्थात यह मॉडल शिक्षक केंद्रित बताया गया। नेक्स्ट है, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में याद रखिएगा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। सीखना क्या है कि समझ होनी चाहिए, बच्चे कैसे सीखते हैं कि समझ, और तीसरी जो बात है विषय वस्तु की प्रकृति। तो A, B और D, क्योंकि आप इसका थ्योरी क्लास में देखेंगे तो यहीं से शुरू हुआ है। जो सीखने का मॉडल वाला जो रचनावादी मॉडल, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में थ्योरी क्लास में हमारा जो वीडियो है उसमें यहीं से शुरू हुआ है कि गणित सीखने वाले बच्चे के संदर्भ में सीखने के मॉडल में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। तो इसके आधार पर कौन सा हो जाएगा आपका A, B और D किस में दिखाई दे रहा है, A, B, D, और आपका ऑप्शन D में दिखाई दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन D हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सीखने में जो महत्वपूर्ण निम्नलिखित तत्व शामिल है वो सीखना क्या है कि समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं कि समझ, और विषय वस्तु की प्रकृति। ये 3 बातें होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड शुरू होता है 2 से, तो जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसका भी 1 और 2 स्वयं 2 भी आता है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसका भी, 5 भी। तो इस प्रकार हम निकालते जाएंगे, 7 भी, तो हमें सिर्फ 2-2 क्या मिलते जाएगा, अभाज्य गुणनखंड मिलते जाएगा, जिसके द्वारा हम देखा जाए तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। किसका, तो इसे इसी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है अभाज्य संख्या को कि केवल इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह खुद स्वयं संख्या। तो इससे फिर एक नियम की ओर चलते हैं, सामान्यीकरण तरफ जाते हैं, तो यह आगमनात्मक चिंतन को बताता है कि एक ही तरीके के कई उदाहरणों से क्या नियम की ओर चलना, ये आगमन विधि को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है साथियों संश्लेषणात्मक विधि, क्योंकि सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखा जाता है, छोटे छोटे जो अंश होते हैं उसे मिलाकर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात जानकारी या छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक नया पूर्ण समाधान या ज्ञान बनाया जाता है। यह अनेक को एक करने की प्रक्रिया होती है। इस लाइन को भी याद रखिएगा संश्लेषण विधि के लिए कि यह अनेक को एक करने की प्रक्रिया है। यह विधि ज्ञात से अज्ञात, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। सीखना यानी रटना आपका जो है देखा जाए तो बैंकिंग मॉडल का सूचक है। सीखना यानी रटना किस मॉडल को कहते हैं, बैंकिंग मॉडल को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं बहुत से प्रशिक्षार्थी उपर्युक्त सभी, ज़्यादातर तो यही उत्तर होता है कि बिना देखे आप लगा देते हैं उपर्युक्त सभी। तो ये गलती नहीं करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। सीखना यानी रटना मॉडल या रटने की मॉडल किसे कहते हैं, तो बैंकिंग मॉडल को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है? तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल है, याद रखिएगा। रटना मॉडल किसको बोलेंगे? बैंकिंग मॉडल को। सीखने का चरण दर चरण प्रक्रिया ये शब्द आएगा तो प्रोग्रामिंग मॉडल आएगा, याद रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखने की प्रक्रिया जब आएगा या चरण दर चरण तो प्रोग्रामिंग आएगा। और वही समझ शब्द आएगा, समझ का निर्माण करना, तो वो रचनावादी मॉडल आएगा। तो इसमें भी उपरोक्त सभी नहीं डालिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है? शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्ष्मी होते हैं। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। इसे सर्वप्रथम पाउलो फ्रेयरी ने इस्तेमाल किया। ज्ञान को न्यासधारी में रखा जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो है इसका सही उत्तर लिया गया था। कौन सा सही है? तो इसे सर्वप्रथम पाउलो फ्रेयरी ने इस्तेमाल किया था, तो ये इसी को जो है राइट आंसर लिया गया था और यही इसका राइट आंसर होगा भी, क्योंकि पाउलो फ्रेयरी ने इन्हें जो है सर्वप्रथम उपयोग किए थे। नेक्स्ट है रचनावादी कक्षा में आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना, ये किस तरह सोच रहे हैं या समझने में शिक्षक मदद करे, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए। तो देखा जाए तो इसमें तीनों जो है सही लग रहे हैं। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में उनकी मदद करना और ये किस तरह सोच रहे हैं यह समझने में शिक्षक मदद करे, बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए, तो ये सभी सही लग रहे हैं। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों बिंदु इसका सही लग रहे हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से इसमें डालिएगा उपरोक्त सभी। गणित अधिगम का मूल्यांकन जो है निदानात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी, रचनात्मक भी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है? सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, सीखने की विधियों की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। तो देखा जाए तो वही जो सीखने का जो 3 प्रमुख तत्व ऊपर देखे हैं यह भी देख लीजिए पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए तो कौन कौन सा बातें आ रहा है? सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ, तो इसमें आपका पहले नंबर का भी आ जाएगा, पहले नंबर का आ जाएगा। और विषय वस्तु की प्रकृति की समझ ये भी आ जाएगा। और विधियों के बारे में तो उसमें हम नहीं देखे थे तो ये नहीं आएगा। और एक आ जाएगा चौथा, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। इसके आधार पर 1, 2, 4 किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। रचनावादी कक्षा को स्पेशली फोकस करिएगा क्योंकि इसमें बच्चों को पूरी खुली छूट दिया जाता है अपनी जो है बात रखने के लिए या अपने हिसाब से किसी तथ्य पर जो है खोज करने के लिए। तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहला जो आएगा बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देना, ये हो जाएगा चौथा। और देखा जाए विचार विमर्श करना बच्चे एक दूसरे से, ये भी जो है रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। और तीसरा देखा जाए तो शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करे, सिर्फ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मदद करने की बात हो रही है, अर्थात यह भी इसका राइट आंसर में होगा। और यहाँ देखा जाए तो बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, तो यह अभ्यास नहीं करवाना है, बच्चों को खुद करके सीखने पर जो है जोर देना है। तो अभ्यास जो है कहीं ना कहीं रटने की तरफ फोकस करवाता है। अभ्यास मतलब जो है प्रैक्टिस करना, कोई चीज़ को बार बार करना, तो यह जो है रचनावादी कक्षा की विशेषताएं में नहीं आएगा। और आएगा तो आपका 1, 3 और 4, इसके आधार पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में 3, 4 और 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं पाउलो फ्रेयरी ने सीखने के किस मॉडल पर बात की? तो निश्चित रूप से यह जो है कई बार पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बैंकिंग मॉडल के बारे में। नेक्स्ट है बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है। तो इसमें भी जो है देखा जाए
तो याद करने वाली जो बातें आएगी तो बैंकिंग मॉडल के तहत आएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित हैं? ध्यान से देखिएगा, ये कुछ संबंधी प्रश्न है। ज्ञान को दिमाग में रखना और जरूरत पड़ने पर बता पाना, ये तो बैंकिंग मॉडल का है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल। सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। तो यह चरणबद्ध तरीके से चरण दर चरण सीखने के प्रक्रिया को दर्शा रही है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोग्रामिंग मॉडल। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो सक्रिय रूप से शामिल मतलब आपको रचनावादी मॉडल को बताया जा रहा है, याद रखिएगा, रचनावादी मॉडल। और वही सीखना टुकड़ों में होता है। तो सीखना टुकड़ों में होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो देखा जाए तो 2 और 4 आपका प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित कथन है। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, सभी अवधारणाएं मूर्त रूप से समझाई जाए, व्यापक विचारों का विशिष्टीकरण किया जाए, गणितीय प्रतीकों का कम से कम उपयोग किया जाए, तो सोपान क्रमिकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए, तो यही गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने वाले तरीकों को कहा जा सकता है या कहा जाता है। निश्चित रूप से इसी तरीके का प्रश्न और ऊपर देखने को मिला होगा, लेकिन अन्य वर्ष आया है और ऑप्शन में भी थोड़ा फर्क देखने को मिला होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आगमन विधि को बता रहा है या आगमनिक तर्क को। मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों तक पहुंचने की प्रक्रिया को आगमनिक तर्क कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाता है। कुछ इसी तरीके से पूछा गया है ये 2019 में। अभी ऊपर देखे हैं 2021 का प्रश्न सीजीटेट का, ये असिस्टेंट टीचर 2019 में आया हुआ प्रश्न है और निश्चित रूप से उसी तरीके का यह प्रश्न है। तो यह भी आगमनिक तर्क को बता रहा है। ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे, आगमनिक तर्क को बता रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना है? बच्चे द्वारा बड़ों से बार बार कहानियां दोहराने कहना, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, और बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना, उपरोक्त सभी। तो साथियों याद रखिएगा, मशीनी तरीके से दोहराना, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को रटने की मतलब बार बार उसको बताते रहना या मशीनी तरीके से दोहराते रहना, यही इसका राइट आंसर होगा। मशीनी तरीके शब्द आएगा तो इसी को डालिएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी नहीं डालिएगा, क्योंकि इसका आंसर आपका ऑप्शन बी लिया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है? तो अंतःक्रिया से संबंधित बात हो रही है तो आपका रचनावादी मॉडल आएगा। याद रखिएगा, यह जो है कंस्ट्रक्टिविटी मॉडल, क्योंकि बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया या करके सीखने पर फोकस रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे, बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे, एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन कराएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों को कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यही बैंकिंग मॉडल के तहत सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका जो है देखा जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए, आपका बैंकिंग मॉडल या इन मॉडलों के तहत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और उसी तरीके का प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको निश्चित रूप से ध्यान से देखेंगे तो आपका बिल्कुल रिपीट हो जाएगा आने वाले एग्जामों में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है बच्चों के दिमाग में विचार बनाने या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने, अर्थात यह रचनावादी मॉडल को जो है फोकस कर रहे हैं और इसमें जो है स्थान नहीं दिया गया है, बात हो रही है। तो बैंकिंग और प्रोग्रामिंग को स्थान
नहीं दिया गया है, क्योंकि ये रचनावादी मॉडल की विशेषता है। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल को जो है इस तरीके के जो है विचार बनाना या अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने की प्रक्रिया का यह जो है विशेषता नहीं है। तो किसका विशेषता नहीं है? बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल का। नेक्स्ट है, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है? बच्चा एल्गोरिथ्म का उपयोग कितनी दक्षता से करता है? बच्चा अन्य छात्रों की तुलना में किस क्रम पर है? बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो जाए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आकलन के लिए की गई गतिविधि पर किस बात पर होना चाहिए? तो यह जो है ऑप्शन सी है, बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो जाए। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है साथियों, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए यह तीनों बातें आवश्यक है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होनी चाहिए पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ये तीनों होना चाहिए, याद रखिएगा, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामिति समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहना या कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा, कौन सा क्रम सही है? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसमें जो है लिया गया है वो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण, उसके बाद जो है देखा जाए तो विश्लेषण चौथा, फिर उसके बाद संक्षिप्तीकरण पहला, फिर लास्ट में आया है इसका दूसरा निगमन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लिया गया था। इसका राइट आंसर आपका 3, 4, 1, 2 क्रम को अपनाया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है? किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, औसत से संबंधित समस्याएं, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? मूलभूत सिद्धांत, यांत्रिक शिक्षण, गणितीय परिकलन, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर लिया गया था मूलभूत सिद्धांत को। मतलब शिक्षा आयोग के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज़्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? तो मूलभूत सिद्धांत। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आकलन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, आकलन विधियों से, उद्देश्यों से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आकलन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु से। नेक्स्ट है, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर जाना जाता है। तो सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण की ओर अगर जाते हैं तो यह निगमन विधि है, जो आगमन विधि का उल्टा है। जबकि आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण तरफ जाते हैं, तो इसका यहाँ पास तो उल्टा पूछा गया है, सामान्यीकरण से विशिष्ट उदाहरण तरफ। तो निगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, और आगमन विधि में इस विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसके आधार पर तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो आगमन विधि में ही ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आगमन विधि का पहचान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणितीय गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण है खालिस्तान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्ले विधि द्वारा। प्ले विधि का यह उदाहरण है
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गणितीय शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है? समवृत्त वर्गों के वक्र को, सममिति को, ए और बी दोनों को। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए और बी दोनों को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? सृजनात्मक विचार, ज्ञान के समझने, ज्ञान प्राप्त करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा का बैंकिंग मॉडल जो है ज़्यादा अच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? तो समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए आगमनात्मक विधि इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। यह पाठ्य केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। यह सीखने की प्रक्रिया किसको बताता है? रचनावादी मॉडल को, जो कि क्या होता है? बाल केंद्रित होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का? तो इसका संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण विधि कक्षा में यह एक तरीका है शिक्षकों के बॉडी एक्शन का, विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का, याददाश्तीकरण का, मानसिक व्यायाम का। तो याद रखिएगा गणित शिक्षण विधि का कक्षा में एक तरीका है तो वह है विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन के। शिक्षक विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है शिक्षण विधि में। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सत्य नहीं है? विद्यार्थी अपने व्यवस्थित ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अपने को सम्मिलित कर खाली स्थान में। तो इसमें कौन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो सत्य में तो जो है आपका ज्ञान निर्माण करने के लिए प्रयोग भी सही है, सामूहिक कार्य भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी, जबकि आत्म परीक्षण इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो अभी बार बार इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, आगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। विशिष्ट उदाहरणों से क्या सामान्यीकरण तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खालिस्तान पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह भी रचनावादी उपागम की बात कर रही है, जो कि सक्रिय भागीदारी, यहाँ सक्रिय भागीदारी गतिविधियाँ आएगा, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की ये सक्रिय भागीदारी है। प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा, तो सक्रिय भागीदारी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना तथा ज्ञात या अज्ञात की ओर बढ़ना कहलाता है। तो सूचना के सभी अंशों को एक साथ रखना मतलब यह सांश्लेषिक विधि को बता रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी तरीके का और प्रश्न अभी हम ऊपर देखे थे। नेक्स्ट है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन्हीं तीन पूर्णांकों ए, बी तथा सी के लिए नियम, ये इसे ध्यान से देखिएगा, ए गुणा बी गुणा सी बराबर, एक बार जो है फर्स्ट टू टर्म्स को लिया गया है ए बी को, फिर ब्रैकेट में, फिर जो है सी को बाहर में, और उसके बाद जो है लास्ट टू टर्म्स को लिया गया है ब्रैकेट में, पहले को जो है बाहर में रखा गया है। तो इस प्रकार जो है ये कौन से नियम को बताता है? तो याद रखिएगा गणित में जब हम नियम पढ़ते हैं जिसमें जो है बीज गणित में आप इन सभी नियमों को देखेंगे, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, साहचर्य नियम, तो ये किस नियम को बता रहा है? गुणन नियम भी आता है, तो इसमें जो है साहचर्य नियम है, याद रखिएगा।
इस तरीके का अगर आता है तो आप साहचर्य नियम को डालेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है। तो याद रखिएगा, गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वो है प्रयोगशाला विधि, क्योंकि छोटी कक्षाओं में प्रयोगशाला का जो है सभी चीज़ों को, टूल्स को बताना जो है उनके स्तर के आधार पर देखा जाए तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका जो है एक स्तर भी होता है लैब में जो है प्रयोग कराने का। तो इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोगशाला विधि जो है आपका राइट आंसर नहीं होगा, अर्थात छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी समस्या का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद परिकल्पना किया जाता है, अर्थात उसके बारे में कैसे मतलब उसे हल करना है उसके बारे में सोचा जाता है, फिर प्रयोग किया जाता है, लास्ट में फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो यही इसका सही क्रम है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करता है। मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है, तो इसमें देख सकते हैं कहीं पर 6 धन 7, कहीं पर 3 गुणा 2 धन 1 के रूप में, और कहीं पर 8 भागे 2 धन 3। तो यह एक जो है प्रोग्राम किया गया है, इसका राइट आंसर प्रोग्रामिंग मॉडल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह सीजीटेट 2012 में पेपर 1 के लिए पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लिया गया था। नेक्स्ट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग मॉडल इस मॉडल में निर्देशों की एक श्रृंखला को बात करके पालन करने पर जोर देता है, इसमें सीखने की प्रक्रिया थोड़े थोड़े टुकड़ों में की जाती है, तो इसमें जो है टुकड़ों में करके जो है चित्र के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों की आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, बच्चों के विषय ज्ञान में समझ बढ़े, बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो बच्चों के तुलनात्मक प्रवीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो जाए, यही इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही आपका सेकेंड यूनिट से टॉप 75 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इसी तरीके का वीडियो और बेहतर तैयारी के लिए हमसे हमारे टीचरशिप चैनल से जुड़े, और निश्चित रूप से यह आपके सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।